तो आज हम पढ़ेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका हम बोले थे कि जब भी कोई बॉडी क्या होता है कि पानी के अंदर जाता है तो क्या होता है कि उसको चारों तरफ से फोर्स लगता है। इन एवरी डायरेक्शन इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। उसकी वजह से ये क्या जो फोर्स होता है वो उसको कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस करने से क्या होता है कि हर डायरेक्शन से जो फोर्स उसको कंप्रेस करता है तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर देता है। तो ये जो होता है, ये जो हुआ डिक्रीज इन वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा भी। इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ फोर्स इन ऑल डायरेक्शन। तो इसीलिए डिफाइन किया गया है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। इट इज नथिंग बट वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। जो स्ट्रेस वॉल्यूम के ऊपर एक्ट कर रहा है और जो स्ट्रेन वॉल्यूम की वजह से, वॉल्यूम के चेंज होने से जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, वो दोनों का रेशियो आपको देता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस का डेफिनेशन होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और इंटरनल परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर ये एक सर्कुलर सर्कुलर सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, ये फोर्स हमेशा अलोंग दी रेडियस एक्ट कर रहा है। तो मतलब ये जो फोर्स है उस सरफेस को परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये सारे फोर्सेस अलोंग दी रेडियस होते हैं और स्फेरिकल सरफेस में रेडियस जो होता है वो सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। तो इसीलिए डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ फोर्स बाई एरिया डिवाइडेड बाई वॉल्यूम स्ट्रेन। यहाँ पे क्या हो रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज जब करोगे, फाइनल जो है वो इनिशियल से कम है, तो चेंज जो होगा वो नेगेटिव आएगा। तो माइनस डेल्टा भी बाई भी, it is the volume strength. So that force by area can be written as pressure divided by del v by v। ये होता है तुम्हारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? तो बीटा का वैल्यू हो गया यहाँ पे p बाई माइनस डेल v बाई v। और उसका ऐसा यूनिट क्या होगा यहाँ पे? ऐसा यूनिट इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू पास्कल। क्योंकि प्रेशर का ही यूनिट होता है, क्योंकि स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो जो भी यूनिट होगा बस स्ट्रेस का होगा। तो स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसीलिए उसका यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट पास्कल लिख सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जनरली जब तुम्हारा प्रेशर क्या होता है कि देखो, बेसिकली अगर ये मेरा ओरिजिनल वॉल्यूम था, उसके ऊपर फोर्स लगा हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। हर डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, हर डायरेक्शन में फोर्स एफ 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 हर डायरेक्शन से लग रहा है। ये पानी की एक खासियत है कि कोई भी लिक्विड हो उसके अंदर जाओगे तो हर डायरेक्शन से आपको फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से आपको ये बॉडी कंप्रेस होने लगेगा। कंप्रेस अगर जब हुआ तो क्या होता है कि वॉल्यूम चेंज होगा। तो ये जो हुआ आपका डेल्टा भी, चेंज इन वॉल्यूम। ओके। तो अब क्या होता है कि मान लो उसके कोर में, ये सरफेस में क्या होता है कि ये सरफेस के ऊपर पहले एक प्रेशर था। जो प्रेशर होगा वो होगा, प्रेशर का फॉर्मूला होता है, प्रेशर होगा पी। तो वहां से फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे? अगर तुम्हें कोई फोर्स निकालने को बोलेगा तो पी फोर्स इज इक्वल टू होता है, क्योंकि वो लिक्विड के अंदर हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो हर जगह सेम रहता है। हम प्रेशर के हेल्प से फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। जब आर्किमिडीज प्रिंसिपल आता है तो वहां पे वही होता है कि द प्रेशर रिमेन सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो अगर तुम्हें फ्लूइड के अंदर फोर्स कैलकुलेट करना है तो पहले प्रेशर को देखिए, प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर के साथ एरिया मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हो जाएगा फोर्स। तो यहाँ पे अगर सेंटर पार्ट पे जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक अलग फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स प्रेशर, अब देखो बॉडी कंप्रेस हो गया तो प्रेशर भी तो चेंज हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पे प्रेशर था पी नॉट इंटू एरिया हो गया उसका ए। तो यहाँ पे अंदर का प्रेशर है पी नॉट, बाहर का है पी। तो जो पी लिखे हैं यहाँ पे, बीटा इज इक्वल टू पी बाई माइनस चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। दिस फॉर्मूला ऑल्सो कैन बी रिटन एज चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर डेल्टा बी पी। क्योंकि हम पहले केस में माने थे कि यहाँ पे अंदर कुछ प्रेशर पहले कुछ था नहीं, तो इसीलिए फाइनल माइनस इनिशियल, बाहर का प्रेशर पी था, पी माइनस जीरो, सो इट बिकम्स पी। लेकिन यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि अंदर कुछ प्रेशर था, तो इसीलिए चेंज इन प्रेशर होगा। तो डेल्टा पी बाई
माइनस डेल्टा V बाई V। ओके क्लियर। ये हो गया आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पे मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ। एफ नेट क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा कि एक फोर्स बाहर क्या करेगा, ये अंदर का फोर्स उसको बाहर जाने की, उसको धक्का बाहर की तरफ दे रहा होगा, और बाहर का फोर्सेस जो होता है वो उसको कंप्रेस करने के लिए बोल रहे हैं। तो एफ नेट का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, एफ नेट जो होता है नेट फोर्स, तो नेट फोर्स बाहर है पी है, अंदर है पी माइनस पी नॉट इंटू ए, और वो बाहर की तरफ है इसलिए मैंने माइनस किया। तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ एफ नेट इज इक्वल टू पी माइनस पी नॉट इंटू ए। तो स्ट्रेस का वैल्यू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो स्ट्रेस का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एफ नेट बाई एरिया, दैट कैन बी रिटन एज पी माइनस पी नॉट, फोर्स बाई एरिया इज पी माइनस पी नॉट और डेल्टा पी, इसलिए ये फॉर्मूला आ गया डेल्टा पी बाई माइनस डेल वी बाई वी। क्लियर हुआ ये। सर यस सर। हाँ जब बोलो। स्प्रिंग, जब उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा उसका एरिया में कुछ नहीं होगा। एरिया क्या होता है कि आपका देखो क्या होता है कि बेसिकली एरिया हमारा, हाँ एरिया तो चेंज होगा ही, ये सरफेस का एरिया में कैलकुलेट कर रहा हूँ। मतलब एरिया मतलब आप जो स्पीयर कर रहे हो, ओके। तुम वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि देखो वॉल्यूम एक, देखो एक ऐसा बात करो, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ओके। तुम उसका वॉल्यूम छोटा करना चाहते हो तो वॉल्यूम हाइट छोटा कर लोगे तो वो हो जाएगा आपका। ये हाइट छोटा कर देते हो तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ये रेडियस सेम रखते हो, ये एरिया सेम है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये मैंने इसी तरह किया है कि एरिया को फिक्स रखा है, अलग उसका थिकनेस कम कर दिया हूं तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, हाँ या नहीं। जी सर। ओके तो ये होता है आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक होता है कंप्रेसिबिलिटी, इसी के यूज को बल्क मॉडुलस के हेल्प से हम कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी का डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है, the reciprocal of the bulk modulus of the material, bulk modulus of the material of a body is called compressibility of that material, is called compressibility of that material। मतलब क्या है कि आपका the reciprocal of bulk modulus of the material of a body is called compressibility of material, that material। जो कंप्रेसिव, जो बल्क मॉडुलस तुम निकाल रहे थे उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो हो जाएगा आपका कंप्रेसिबिलिटी। तो बल्क मॉडुलस का डिफिनेशन क्या बोल देते तुम, तो V इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल V बाई V। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकने से भी चलेगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो C का वैल्यू क्या होता है, 1 बाई बीटा। ये जो C होता है ये होता है आपका कंप्रेसिबिलिटी, ये होता है आपका कंप्रेसिबिलिटी। ओके so compressibility is defined as the reciprocal of bulk modulus of a material of a body। okay clear। यस सर। यस ओके सर। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछा गया था नीट में, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टू व्हाट डेप्थ below the surface of sea should a rubber ball be taken as to decrease its volume by 0.1%
take density of sea water 1000 kg per meter cube, bulk modulus of rubber Newton per meter square, ten meter per second square. To what depth below the surface of sea should a rubber ball be taken as to decrease its volume by 0.1%? Take density of sea water is equal to 1000 kg per meter cube. Bulk modulus of rubber is 9 into 10 to the power 8 Newton per meter square. Acceleration due to gravity is this. मतलब क्या है कि देखो पहला चीज क्या दिया है कि टू व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ सी शुड ए रबर बॉल बी टेकन। तो यहाँ पे मान लो एक सी है, इसके ऊपर एक रबर का बल है। ओके, वो रबर बॉल को मैं कितना नीचे तक ले सकता हूँ? मान लो मैं एच हाइट तक नीचे ले सकता हूँ। ओके, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज होने के लिए क्या होता है कि पहले, अब देखो पहले यहाँ पे सरफेस में उसका प्रेशर मान लो था पी नॉट। ओके, इस सरफेस में प्रेशर था पी नॉट। जब लिक्विड के साथ डील करोगे तो प्रेशर का आना पहला बहुत जरूरी है। बिना प्रेशर का कुछ कैलकुलेट नहीं करोगे। फ्लूइड के एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप फ्लूइड में जब भी डील करोगे हमेशा प्रेशर की बात करोगे। प्रेशर जब नीचे की तरफ आ जाओगे, तुम्हें एक प्रेशर का एक फॉर्मूला याद होता है। प्रेशर एट ए डेप्थ इज डिफाइंड एज सरफेस प्रेशर प्लस रो जी एच। ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि जब भी आप डेप्थ में चले जाते हो तो प्रेशर एट डेप्थ पी इज इक्वल टू सरफेस का प्रेशर प्लस रो जी इंटू एच, कितना हाइट आप लेके गए हो। हाँ या नहीं? यस ये सर। एक फॉर्मूला होता है प्रेशर का। ओके, अब मुझे क्या कैलकुलेट करूंगा, तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूँ P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच। इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ। तो P माइनस पी नॉट क्या हो गया मेरा? डेल्टा पी। तो डेल्टा पी का वैल्यू हो गया रो जी एच। तुम्हें पता है कि कितना परसेंटेज डिक्रीज होना है वॉल्यूम को? वॉल्यूम डिक्रीजेस बाई 1%, 0.1%। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम मतलब डिक्रीज परसेंट मतलब आपके दिमाग में चलना चाहिए कुछ रिलेटिव। जैसे मैंने एरर में कहा था, रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, तो ये वही कहानी है। डेल्टा भी बाई भी, change in volume by original volume, this is known as the percentage decrease in volume which is given is 0.1%। ओके, अगर सिर्फ परसेंटेज में ना निकाल के वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा भी बाई ई भी कैन बी रिटर्न एज 0.1/100। so that is equal to 1/1000, that is equal to 10 to the power। अब तुम्हें क्या निकालना है? अब तुम्हें बल्क मॉडुलस निकालना है। बल्क मॉडुलस का एक फॉर्मूला होता है डेल पी बाई डेल भी बाई भी। तो बल्क मॉडुलस बी का फॉर्मूला, बीटा का फॉर्मूला है यहाँ पे 9 इंटू 10⁸। डेल पी का वैल्यू यहाँ पे मिला है रो जी एच डिवाइडेड बाई डेल भी बाई भी इज 10⁻³ तो यहाँ से रो जी एच का वैल्यू कुछ हो जाएगा यहाँ पे 9 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻³ तो एच का वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई रो जी। रो का वैल्यू पुट करो, जी का वैल्यू पुट करो, निकालो आंसर कितना आ रहा है। 1 मिनट में मुझे निकाल के दो कितना है। सर 90 मीटर।
90 मीटर। ओके, आंसर कितना आया? सर 90। कितना आंसर आया, कौन सा ऑप्शन? डी। ओके, तो आंसर कम्स टू बी 90 मीटर। तो ये हो जाएगा 90 मीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज the approximate depth of an ocean is 2700 meter. The compressibility of water is 4 into minus 11 Pascal inverse, and density of water is 10 to the power 3 kg per meter cube. What fractional compression of water will be obtained at the bottom of the ocean? Obtained at the bottom of the ocean. देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले देखते हैं। पहले दिया कि द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशन। डेप्थ मतलब आपका हाइट दे दिया आपको। ओके, आपका कितना दे दिया, आपका हाइट दे दिया। आपका डेप्थ मतलब एच का वैल्यू हो गया 2700 मीटर। कॉम्प्रेसिबिलिटी आपका वैल्यू सी दिया है 45.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 पास्कल इनवर्स। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी इज बेसिकली 1 बाई बीटा। और तो बीटा क्या होता है, बीटा इज नथिंग बट 1 बाई सी। फ्रॉम हियर बीटा कैन बी रिटन एज 1 बाई सी। और बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इज रिटन एज एच रो जी, क्योंकि प्रेशर बाई बीटा होता है डेल पी बाई डेल वी बाई वी। अब देखो, जब तुम सरफेस में होते हो, पानी के सरफेस के ऊपर प्रेशर होता है पी नॉट। जब तुम एच हाइट नीचे चले जाते हो 2700 मीटर नीचे, तो ये प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाता है, यहाँ पे P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। तो P माइनस पी नॉट इज कैन बी रिटन एज रो जी एच। तो दैट इज डेल P इज इक्वल टू रो जी एच इज इक्वल टू 1 बाई सी।
तो डेल पी की जगह क्या लिख सकते हो, वही कहानी है कि डेल पी इज इक्वल टू एच रो जी बाई डेल वी बाई वी इज इक्वल टू 1/c। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि वो पूछा है कि फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर, कंप्रेशन मतलब डेल, फ्रैक्शनल कंप्रेशन मतलब डेल वी बाई वी, ये आपको पूछा है। तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, एच रो जी इंटू सी। एच का वैल्यू 2700, रो का वैल्यू है 10⁻3, जी का वैल्यू है 10, सी का वैल्यू है 45.4 इंटू 10⁻11। तो ये हो जाएगा 27 इंटू 454 इंटू 10⁻6, दैट इज इक्वल टू 12158 इंटू 10⁻6, और इट कैन बी रिटन एज, यहाँ पे लिख लेता हूँ 1.2158 इंटू 10⁻²। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्लियर? क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Yes, sir. सर ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, bulk modulus of a spherical object is B if it is subjected to uniform pressure P the fractional decrease in radius is dash. P by B, B by 3P, 3 by P by B, this is P by 3B. ओके, तो क्या होता है कि देखो, बल्क मॉडुलस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को दिया है कि आपको बीटा। ओके, जनरली आप अगर आपको बीटा का, अगर कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मतलब एक स्फीयर होता है, एक स्फीयर का रेडियस होता है, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज नथिंग बट 4/3 पाई आर क्यूब। अगर एरर मेथड में उसका फ्रैक्शनल वॉल्यूम तुम निकालते हो, इसको मैं एरर में अगर कहूंगा तो कांस्टेंट को छोड़ के जब रेडियस अगर चेंज होता है तो ये होता है 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर। ये एरर मेथड में मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये पहले से। लेकिन बीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डेल पी बाई डिवाइडेड बाई डेल वी बाई वी। ओके, तो यहाँ से डेल वी बाई वी को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा पी बाई बी। ओके, डेल्टा पी कैन बी रिटन एज, क्योंकि वो सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर पी थे तो डेल्टा पी को पी लिख रहा है वो, तो पी बाई बी लिख सकता हूँ। लेकिन डेल्टा वी बाई बी क्या है, वो पूछा है कि फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, तो मतलब ये डेल्टा आर बाई आर का वैल्यू पूछा है। तो डेल्टा वी बाई बी की जगह यहाँ पे क्या पुट करूंगा, 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर, दैट इज इक्वल टू पी बाई बी। तो डेल्टा आर बाई आर कैन बी रिटन एज पी बाई 3b. This is your final answer. Option D. Clear? Yes, sir. अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, प्रेशर एंड बल्क मॉडुलस। डेंसिटी रो, प्रेशर P and bulk modulus. Bulk modulus beta.
क्या होता है कि देखो आपको जनरली अगर यहाँ से क्या होता है कि पानी के अंदर बॉडी जाता है तो उसको चारों तरफ से फोर्स लगता है, वो फोर्स एफ क्या करता है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर देता है। वॉल्यूम डिक्रीज किया मतलब डिक्रीज मतलब क्या हो गया, डेल्टा भी। डिक्रीज का मतलब ये क्या करता है, कॉम्प्रेस करता है। ओके, कंप्रेस होने से क्या होता है कि आपका डेंसिटी जो होता है बढ़ जाता है। ओके, कैसे बढ़ता है देखो, मान लो इनिशियल डेंसिटी मेरा था रो, इनिशियल डेंसिटी था मेरा रो। ओके, तो आफ्टर कंप्रेशन क्या होगा डेंसिटी, आफ्टर कंप्रेशन डेंसिटी हो जाएगा आपका रो डैश। ओके, तो रो डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू रो होल इंटू 1 प्लस डेल्टा पी बाई बी। ओके, तो ये होता है कि क्या होता है कि कंप्रेस के बाद डेंसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वो बढ़ने का वैल्यू क्या होता है, ये जो न्यू डेंसिटी है, न्यू डेंसिटी बिकम्स ओरिजिनल डेंसिटी से कुछ गुना बढ़ जाता है। ओके, क्यों, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी होता है, लॉजिक समझो, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। अब तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, मास तो हम कांस्टेंट रखते हैं, तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर रहा है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए डेंसिटी बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो डेंसिटी बढ़ेगा। ओके, क्लियर। वो कितना बढ़ेगा, डेल रो डैश इज इक्वल टू रो ओरिजिनल डेंसिटी होल इनटू 1 प्लस डेल्टा पी बाई बीटा। ये डेरिवेशन कैसे हुआ आपको जरूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद रखो। क्लियर? Yes, sir. Okay, then question is, the density of a metal at normal pressure is rho. Its density when it is subjected to an excess pressure P excess pressure then its density becomes rho dash. If bulk modulus of the metal, the ratio rho dash by rho is dash. Options are 1 minus 1 by rho by beta, 1 plus beta by rho, 1 by 1 minus beta by rho will be 1 plus c by rho by beta. ओके, फॉर्मूला आपको एक ही है, फॉर्मूला मैंने कहा था रो डैश इज इक्वल टू रो होल इंटू 1 प्लस डेल पी बाई बीटा। ओके, वो बोल रहा है कि रो डैश बाई रो, तो रो डैश बाई रो किसके बराबर होना चाहिए, 1 प्लस डेल्टा पी बाई बी। वो बोल रहा है कि व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर मतलब वो कहीं पे भी क्या हो सकता है कि आपका पी हो सकता है, पी या फिर डेल्टा पी। यहाँ पे तो डेल्टा पी का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 प्लस पी बाई बीटा। ओके, ये जो दिया है ये फोर्थ ऑप्शन में पी है। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज पी। तो 1 प्लस पी बाई बीटा, दिस बिकम्स योर आंसर, ऑप्शन डी। ओके,
क्लियर? यस सर। ये सारे रो नहीं है, ये सारे पी है। पी ओके। The next question is the Molch modulus of water is 2.1 into 10 to the power 9 Newton per meter square. The pressure required to increase the density of water by 0.1% is dash. 2.1 into 10 to the power 3 Newton meter square is 2.1 into 10 to the power 6 Newton meter square. 2.1 into 10 to the power 5 Newton meter square. D is 2.1 into 10 to the power 7 Newton meter square. देखो क्या दिया है कि द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज दैट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ वाटर बाय 0.1%। ओके, तो क्या होगा कि क्या बोल रहा है कि डेंसिटी को तुम बढ़ाओगे कितना 1.1%। तो आपका बेसिकली क्या है कि इंक्रीज डेंसिटी परसेंटेज कितना है, वो है आपका 0.1%। तो क्या मैं उस पर लिख सकता हूँ चेंज इन रो, इंक्रीज का मतलब होता है फ्रैक्शनल का टर्म्स में आ जाता है, डेल्टा रो बाई रो परसेंटेज इज 0.1%। और परसेंटेज में अगर ना लिखूंगा तो वो लिखूंगा 0.1/100, दैट कैन बी रिटन एज 1/1000 और दैट इज इक्वल टू 10 to the power -3। तो डेल्टा रो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो डेल्टा रो बाई रो को लिख सकता हूँ न्यू डेंसिटी माइनस ओरिजिनल डेंसिटी बाई ओरिजिनल। और न्यू डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो डैश इज इक्वल टू रो इंटू 1 प्लस डेल्टा पी बाई बीटा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, रो डैश की जगह क्या लिखूंगा मैं, रो होल इंटू 1 प्लस डेल्टा पी बाई बीटा माइनस रो बाई रो। तो दैट इट बिकम्स रो प्लस रो। अगर पूरा कॉमन ले जाते हो तो पूरा रो अगर कॉमन ले जाओगे पूरे से तो 1 प्लस डेल्टा पी बाई बीटा -1 होल डिवाइडेड बाई रो। रो रो गेट कैंसल, तो 1 1 कैंसल, तो रो डेल्टा रो बाई रो इट बिकम्स डेल पी बाई बीटा। ओके, तो डेल्टा रो बाई रो का वैल्यू निकल गया है 10 to the power -3। तो डेल्टा पी बाई बीटा इज इक्वल टू 10 to the power -3। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 10 to the power -3 इंटू बीटा। तो बीटा का वैल्यू बल्क मॉडुलस का वैल्यू दिया है, वो हो गया 2.1 इंटू 10 to the power 9। दिस बिकम्स 2.1 इंटू 10 to the power 6 इज द आंसर। क्लियर? क्लियर हुआ? यस सर। अब देखते हैं शियर मॉडुलस। ओके, बल्क मॉडुलस यंग्स मॉडुलस बोल दिया था, बल्क मॉडुलस बता दिया। अब बताते हैं आपको शियर मॉडुलस, जो टेंजेंशियल स्ट्रेस और स्ट्रेन की वजह से होता है। क्या होता है कि आपका बेसिकली शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या होता है कि बेसिकली आपको मान लो यहाँ पे एक ऐसा एक 3D वाला था। ओके, तो आपने क्या किया उसको,
उसको यहाँ से आपका फोर्स एक दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो वहां से, ये फिक्स था, फिक्स होने की वजह से क्या हुआ कि वो इस तरह टिल्ट हो गया। ओके, ये फोर्स पूरा यहाँ से एफ, यही फोर्स यहाँ पे भी दिखा सकते हो, क्योंकि वेक्टोरियली फोर्स को आगे मूव भी करवा सकते हो। ये जो डिस्टेंस हो गया, ये एक्स है, ये थीटा है, और ये लेंथ जो है एल है। ओके, तुम्हारा ईटा का वैल्यू होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इट इज नथिंग बट शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। ओके, शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होता है? वो होता है एफ टेंजेंशियल बाई एरिया। ओके, तो यहाँ से ईटा का वैल्यू क्या लिखूंगा? एफ टेंजेंशियल बाई एरिया डिवाइडेड बाई स्ट्रेन क्या होता है? ये होता है एक्स बाई एल tan थीटा, क्योंकि शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है एक्स बाई एल दैट इज इक्वल टू tan थीटा। इस थीटा इज इफ क्या होगा कि अब एक्स देखो, ये एक्स एल के कंपैरिजन से बहुत छोटा होता है, एक्स का वैल्यू पॉइंट में आता है, तो एक्स इज वेरी वेरी लेस देन एल। तो दैट इम्प्लाइज, जब देखो छोटे नंबर से बहुत बड़ा नंबर डिवाइड कर रहे हो तो ये छोटा आ जाएगा बहुत क्वांटिटी, इसका मतलब tan थीटा बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब थीटा बहुत छोटा है, तो थीटा बहुत वेरी वेरी स्मॉल है। जब अगर थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा कैन बी डायरेक्टली रिटन एज थीटा। So x by L is equal to tan theta, that is can be written as theta. तो eta is equal to ft by a, यहाँ पे हो जाएगा x by L लिखते हैं, वो बाद में क्या होगा ft, a नीचे आ जाएगा a इंटू tan थीटा, लेकिन tan थीटा तो छोटा है, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ f टेंजेंशियल बाई a थीटा, थीटा इज इक्वल टू x by L। ओके, क्लियर? इमेजिन करो ये एक ऐसा छोटा सा आर्क बना है, छोटे से आर्क में ये एक्स होता है, ये जो होता है आपका एल, और ये थीटा। तो थीटा को जनरली क्या, हम एक्स बहुत छोटा है एज कंपेरिजन टू एल, तो थीटा को एक्स आर इज इक्वल टू एल, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, एल होता है एक्स बाई एल, तो ये हो जाता है इसी फॉर्मेट में। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब देखो सॉलिड के पास कितना होता है, 3 मॉडुलस होता है। A solid will have all the 3 मॉडुलस। अगर आपका एक क्वांटिटी सॉलिड है, उसके पास तीनों मॉडुलस दिखाई देंगे आपका, ऑल द 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो हमने पढ़ा था पहले, यंग्स मॉडुलस, फिर बल्क मॉडुलस, फिर शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बट जब लिक्विड और गैस हो जाएगा, बट इन केस ऑफ लिक्विड और ए गैस ओनली बल्क मॉडुलस कैन बी डिफाइंड। जब भी आपका लिक्विड और गैस होता है, वहां पे सिर्फ बल्क मॉडुलस डिफाइन होता है। ओके, तो मैंने कहा कि सॉलिड के केस में तीनों मॉडुलस आपको दिखाई देंगे। ओके, सॉलिड केस में तीनों दिखाई देंगे, क्या दिखाई देंगे? यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। लेकिन लिक्विड और गैस में सिर्फ आपको दिखाई देंगे बल्क मॉडुलस। वॉल्यूम रिलेटेड होता है, वॉल्यूम आपका बेसिकली लिक्विड और गैस में हम लेते हैं। ओके, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. एक क्वेश्चन है आपके सामने, rectangular block of size 10 centimeter into 8 centimeter into 5 centimeter is kept in 3 different positions P, Q and R in turn as shown in figure.
In each case, the shaded area is rigidly fixed and a definite force F is applied tangentially the opposite face to deform the block. The displacement of the upper force face will be dash. ओके तो क्या है कि आपको एक डायग्राम दिया है यहाँ पे, वो तीनों ब्लॉक डिफरेंट पोजीशन में पी क्यू आर में रखा है। बोला है कि जब फोर्स एफ उसको टेंजेंशियली अप्लाई कर रहे हो, जब टेंजेंशियली अप्लाई होता है, यहाँ पे ऐसे दिया है फोर्स का डायरेक्शन, यहाँ पे टेंजेंशियली, यहाँ पे टेंजेंशियली एफ ऐसे, तो यहाँ पे टेंजेंशियली एफ ऐसे। बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर फेस विल बी डैश। तो क्या होगा कि ऑप्शन कुछ ऐसा दिया है, सेम इन ऑल द डायरेक्शंस, सेम इन ऑल द थ्री केसेस, मैक्सिमम इन पी पोजीशन, एक होता है मैक्सिमम इन क्यू पोजीशन, और एक होता है मैक्सिमम इन आर पोजीशन। ओके, तीनों केस में फोर्स का डिफरेंट डिफरेंट फेसेस के ऊपर ऐड कर रहा है, लेकिन टेंजेंशियली ऐड कर रहा है। बोल रहा है कि तीनों के केस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर फेस किसमें ज्यादा होगा। देखो पहले मान लो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर फेस वो एक्स होता है। तो यहाँ पे टेंजेंशियल क्या होता है कि ईटा का वैल्यू होता है तुम्हारा शियर स्ट्रेस
शियर स्ट्रेन, तो ईटा का वैल्यू होता है फोर्स बाई एरिया बाई एक्स बाई एल। ओके, शियर स्ट्रेस हो गया फोर्स बाई एल, शियर स्ट्रेन हो गया एक्स बाई एल, तो वो होता है एफ एल बाई ए एक्स। ओके, मान लो एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर फेस। तो पहले केस में तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू आ जाएगा एफ एल बाई ईटा इंटू ए। इस इक्वेशन से अगर ईटा का वैल्यू हो गया एफ एल बाई ए एक्स, तो x का वैल्यू हो गया एफ एल बाई ईटा ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है प्रोपोर्शनल है l बाई ए, क्योंकि तीनों फोर्स में, तीनों केसेस में फोर्स सेम है, ईटा सेम है। ओके, तो p के केस में देखो, जो p के केस में था वो देखो फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा था, ऐसा कुछ था, ये 5 था, ये 10 था। ओके, लेंथ बाई एरिया, एरिया कैसे, किसके एरिया ऊपर, फोर्स जहां पे एक्ट कर रहा है, तो ये एरिया आपको लेना है। ओके, ये 8 था, तो एरिया हो जाएगा पहले केस में 10 इंटू 8, और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होता है एल बाई ए का रेशियो करना है। एल बाई ए, लेंथ कौन सा लेंथ के ऊपर एक्ट कर रहा था, वो ये जो लेंथ होता है तुम्हारा, बेसिकली ये लेंथ लेना है, हाइट, क्योंकि जब तुम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे थे तो ये हाइट तुम लेते थे एल, तो वहां पे ये एल कौन सा है, 5, तो एल बाई एस, तो 5/10 इंटू 8, एरिया कौन सा जहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है, तो 10 इंटू 8 वो हो जाएगा 80। ये पी केस में। क्यू केस में क्या है, क्यू केस में देखोगे ये हाइट जो है वो 10 है, और एरिया जो है वो 8 और 5 का लेना है आपको अकॉर्डिंग टू फिगर। ये जो है आपका 10 है, यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है, ये 8 है, यहाँ पे 5 है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। तो लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल एक्स इज इक्वल टू एल बाई ए। लेंथ, लेंथ हो गया आपका 10, एरिया हो गया 8 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 40, तो 10/40। 10/40 कैन बी रिटन एज 1/4, दिस कैन बी रिटन एज 1/16। ये हो गया क्यू के लिए। आर के लिए देखते हैं, वही एक्स प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। यहाँ पे क्या है कि आपका जो लेंथ है वो 8 है, यहाँ पे एरिया बाकी 10 और 5 है, 10 और 5, तो वो होगा 8/5 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 8/50, दैट इज इक्वल टू 1/6.25। ओके, क्लियर। तो यहाँ से देख लो कि मैक्सिमम किस में हो रहा है, ये हो रहा है 1/6.25, ये 1/4, ये 1/16। जो डिनोमिनेटर में सबसे कम वैल्यू जिसका है उसी का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, तो कौन सा होगा, क्यू में होगा। ये सबसे ज्यादा है, डिनोमिनेटर सबसे कम है, तो आंसर विल बी मैक्सिमम इन क्यू। क्लियर, क्लियर हुआ। यस सर। ओके, तो या अब देखते हैं, तो ये हो गया सारा मैंने बता दिया, यंग्स मॉडुलस, बॉल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर स्ट्रेस्ड वायर में कैसे स्टोर होता है। Potential energy stored in a stressed wire
तो फॉर्मूला क्या होता है कि डायरेक्ट याद रखो, एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, U इज इक्वल टू हाफ इंटू potential energy is symbolized as U, half stress into strain into volume. Okay, half stress into strain into volume. Second हो गया U is equal to half into Young's modulus into strain का स्क्वायर into volume. ओके, एक थर्ड फॉर्मूला भी हो सकता है, U इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर बाय यंग्स मॉडुलस इनटू वॉल्यूम। देखो, एक ही फॉर्मूला से ये सब आया है, मेन फॉर्मूला यही है। ओके, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। आपको पता है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो अगर आपका ये फॉर्मूला होता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, तो फिर आप जब स्ट्रेस की जगह, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, स्ट्रेस की जगह क्या लिख सकते हो, यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। ओके, तो ये वैल्यू पुट कर सकते हो स्ट्रेस की जगह, जब ये वैल्यू पुट किए तो ये वैल्यू आ गया, सेकेंड फॉर्मूला आ गया। अब स्ट्रेन का वैल्यू क्या हो सकता है, स्ट्रेन इज कैन बी रिटन एज स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस। तो ये वैल्यू जब पुट करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। तो एक ही फॉर्मूला है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, बस उसका डेफिनेट अलग अलग फॉर्म में आ रहा है। ओके, और एक फोर्थ हो सकता है, यहाँ पे फोर्थ क्या हो सकता है कि देखो, एक ऐसा है, इसका लेंथ L है, इसका एरिया A है, तुम वॉल्यूम को क्या लिखते हो, एरिया इंटू हाइट, तो A इंटू L लिखोगे। तो बेसिकली जब इसके लिए क्या होगा कि U का वैल्यू होता है, जनरल फॉर्मूला होता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ओके, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला हम बोलते हैं फोर्स बाई एरिया होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ बाई चेंज इन ओरिजिनल लेंथ, और वॉल्यूम हो गया A इंटू एल। तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो एरिया एरिया कैंसल, एल एल कैंसल, तो वो हो जाएगा हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, और इट कैन बी रिटन एज U इज इक्वल टू हाफ लोड इंटू एलोंगेशन। फोर्स को हम लोड बोलते हैं, और कितना एलोंगेट हुआ है, कितना ज्यादा लेंथ बढ़ा है या फिर कम हुआ है, वो होता है हाफ लोड इंटू एलोंगेशन। ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। क्लियर, क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। A wire is suspended vertically from one of its ends is raised by attaching a weight of 200 Newton to the lower end. The weight stretches the wire by 1 mm
then the energy stored in the wire is dash 0.1 joule, 0.2 joule, 10 जूल, 20 जूल। देखो क्या पता है कि वेट पहले दिया है, कितना वेट दिया है आपका 200 न्यूटन। ओके, एलोंगेट कितना हुआ, स्ट्रेचेस कितना हुआ 1 mm। ओके, अभी अभी मैंने आपको बताया एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू लोड इंटू एलोंगेशन। ओके, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे, वो कितना हो जाएगा, हाफ लोड की जगह क्या डालेंगे 200 इंटू एलोंगेशन की जगह 10⁻³ क्योंकि मीटर में लेना है ऐसा यूनिट में, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ दैट कैन बी 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 0.1 जूल इज द आंसर। क्लियर? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. Then next is when a block of mass m is suspended by a long wire of length L the length of the wire becomes L plus small l. The elastic potential energy stored in the extended wire is dash. क्या हुआ कि एक मास m एक लॉन्ग वायर के नीचे में लगा लिया, इसका लेंथ L था, अब क्या हुआ कि वो एक्सटेंड हो गया, L प्लस L हो गया, तो डेल्टा L का वैल्यू कितना हो गया, स्मॉल l, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है। लोड यहाँ पे कितना होगा, इसका वेट कितना है mg, तो ये हो जाएगा हाफ mg स्मॉल l। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? Yes, sir. हम्म, if S is stress and Y is Young's modulus of a material of wear, then energy stored
in the where per unit volume is two s square y s by 2y 2y by s square एंड s square by 2y। देखो एक स्ट्रेस को बोल रहा है s है, स्ट्रेस तुम्हारा दिया है s, यंग्स मॉडुलस y है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तुम्हारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछा, मतलब U बाई वॉल्यूम, तो U बाई वॉल्यूम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम से ले आओगे तो क्या हो जाएगा, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ओके, और आपका क्या दिया है, अगर मैं आपका यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा अब, स्ट्रेन की जगह क्या लिखूंगा, स्ट्रेन की जगह लिखूंगा स्ट्रेस बाय वाई। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस बाय वाई, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का स्क्वायर बाई 2y, तो वो हो जाएगा s स्क्वायर बाई 2y। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, Yes, sir. ओके, तो ए पॉइंट, ये एक स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ मैंने किया, तो मुझे ये इस तरह का कुछ पैटर्न दिखाई दिया। यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, ए बी सी। ए हो गया मेरा प्रोपोर्शनल लिमिट, ये ओरिजिन ओ से। तो क्या होगा कि रीजियन देखते हैं, रीजियन जो होता है देखो, ओ से लेके ए तक। तो यहाँ तक मैंने देखा कि
पूरा ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन हो रहा है, तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये कब तक हो रहा है? अप टू पॉइंट ए, अप टू ए पॉइंट। तो ए जो मेरा हो गया, ये हो गया प्रोपोर्शनल लिमिट। क्यों उसको प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे क्या होता है कि आपका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है ए पॉइंट तक। इसको प्रोपोर्शनल लिमिट भी बोलते हैं या फिर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोलते हैं। ओके, फिर ए से बी पॉइंट तक क्या होगा? ए से बी पॉइंट क्या होगा कि रीजन ए बी से मैंने देखा कि स्ट्रेस बढ़ने से ए बी पॉइंट तक मैंने देखा कि स्ट्रेस तुम जब बढ़ा लिए तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ गया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बढ़ रहा है लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ए बी रीजन में प्रोपोर्शनलिटी एंड हो रहा है, प्रोपोर्शनलिटी कुछ एंड हो रहा है, प्रोपोर्शनलिटी एंड। तो ए टू बी क्या हो जाता है आपका? स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्लियर हुआ यहां तक? क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। फिर until B point until point B क्या होगा कि आपका B point तक देखा कि जब मैंने क्या किया, ऑन रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स, जब तुम बॉडी के ऊपर से रिमूविंग फोर्स हटा लेते हो, ऑन रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स where returns to original position, strain becomes zero if stress is reduced to zero। मतलब क्या हुआ कि बी पॉइंट तक मैंने जब फोर्स रिमूव कर लिया तो वेयर क्या हुआ कि जब तुम रबर को एक पॉइंट तक स्ट्रेच करते हो, छोड़ देते हो, वो वापस वहां तक आ जाता है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेच कर लोगे तो वो टूट जाएगा। तो वही है, ये बी पॉइंट वही है। जब तुम स्ट्रेच कर रहे हो, अब अपना छोड़ लोगे, फिर वो वापस अपना पोजीशन पे आ जाएगा, इज रिड्यूस टू जीरो। इसीलिए बी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। बी जो होता है आपका इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट, और यील्ड पॉइंट। क्लियर? क्लियर हुआ? यस सर। अब आफ्टर इलास्टिक लिमिट क्या हो जाएगा? आफ्टर इलास्टिक लिमिट property of elasticity reduce, property of elasticity reduces। ओके, मतलब इलास्टिसिटी रिड्यूसेस मतलब टेंडेंसी टू रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, टेंडेंसी टू रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन डिक्रीजेस। क्या हो जाता है कि वो टेंडेंसी डिक्रीज कर जाता है। फिर आफ्टर बी पॉइंट, आफ्टर बी, on removal of deforming force, on removal of deforming force,
body do not return to original position. Body do not return to original position. ओके तो बी पॉइंट के बाद इलास्टिसिटी खत्म हो जाता है, फिर वापस आपको फोर्स रिमूव करने से भी बॉडी वापस नहीं आता है. ओके जब यही तो होता है कि इलास्टिसिटी जो होता है वो लूज हो जाता है कुछ दिनों के बाद, मतलब वो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता है, वो स्ट्रेच होके रह जाता है. ये वही पॉइंट होता है, बी पॉइंट के बाद होता है. ओके क्लियर हुआ? यस सर. Yes, sir. फिर तो मैंने कहा कि आफ्टर बी, बी मतलब आफ्टर इलास्टिक लिमिट, क्या होता है कि बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी रिड्यूसेस. प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी रिड्यूसेस मतलब क्या है कि रेसिडुअल स्ट्रेन होता है. रेसिडुअल मतलब कितना बचा है. इवन व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, देयर इज ए परमानेंट स्ट्रेन. मतलब मैंने जो आपको दिखाया था डायग्राम में डॉटेड लाइन करके, देयर इज ए परमानेंट स्ट्रेन हो जाता है आफ्टर इलास्टिक लिमिट. बॉडी और वापस नहीं आता है, वो ओरिजिनल पोजीशन को नहीं जाता है, वो एक नए पोजीशन पे जाता है, वो होता है परमानेंट स्ट्रेन. ये होता है आफ्टर बी पॉइंट. एक डी पॉइंट होता है एट पॉइंट डी, जैसे ये ग्राफ में मैंने कहा था, ये ऐसे करके ये जो डी पॉइंट होता है एट पॉइंट डी, वहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस होता है. अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं उसे, मैक्सिमम स्ट्रेस या फिर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस या फिर ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है. वो उससे ज्यादा होगा तो बॉडी टूट जाएगा. ओके फिर एट ई पॉइंट पे वो फ्रैक्चर होता है, वहां पे बॉडी टूट जाता है. क्लियर हुआ? सारे पॉइंट का डेफिनेशन मैंने बता दिया, सिग्निफिकेंस बता दी. क्लियर हुआ? यस सर. अब देखते हैं डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट ग्राफ कैसा होगा. ओके आप बोलते हो कि डॉक्टाइल मटेरियल, गोल्ड इज ए डॉक्टाइल. डॉक्टाइल मतलब आप उसको वेयर के थ्रू एक्सटेंड कर सकते हो, वेयर बहुत पतला वेयर बना सकते हो उससे. तो उसके लिए ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व कैसा होगा, डिफरेंट नेचर ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होगा. पहला देखते हैं डॉक्टाइल मटेरियल. डॉक्टाइल मटेरियल क्या होता है, which can be molded into wear. Which can be molded into wear. ओके यहाँ पे क्या हुआ कि जो D और E पॉइंट है आर फार अपार्ट. D पॉइंट होता है मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट और E होता है फ्रैक्चर पॉइंट. वो फ्रैक्चर नहीं हो रहा है, मतलब स्ट्रेच ज्यादा हो रहा है, मतलब वेयर हो रहा है. देखो इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का. देखो यहाँ पे D है, यहाँ पे E है, तो D और E के बीच बहुत ज्यादा गैप है. ओके ये होता है मैक्सिमम स्ट्रेस का पॉइंट. ओके ये होता है तुम्हारा फ्रैक्चर पॉइंट. उन दोनों के बीच गैप ज्यादा है, तो वो सिर्फ आपको एक ऐसे ग्राफ दे देगा, बता देगा ये कौन सा मेटेरियल है बताओ. बस आपको चेक करना है D और E के बीच कितना गैप है, और बाकी सब A B C होता है. ओके यहाँ पे तुम्हें कंक्लूजन करना है कि D एंड E आर फार.
और फार अगर होता है वो होता है तुम्हारा डॉक्टाइल मटेरियल। क्लियर? डॉक्टाइल मतलब क्या होता है? वो ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है, मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेस दे रहे हो वो टूट नहीं रहा है, वो ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है। इसका मतलब तो वही है वहाँ कि मतलब डी और ई पॉइंट ज्यादा दूर है। अगर जब कुछ मटेरियल ऐसा नहीं होता, चौक पकड़ लो तो तुम मैक्सिमम स्ट्रेस से थोड़ा सा भी ज्यादा दोगे वो टूट जाएगा, लेकिन गोल्ड के केस में ऐसा नहीं होता है, वो और भी स्ट्रेच होते जा रहा है। तो इसका मतलब डी और ई पॉइंट ज्यादा दूर है। क्लियर? यस सर। यस सर। अब ब्रिटिल मटेरियल में क्या होता है कि देखो, ब्रिटिल मटेरियल जो होता है आपका, जो आसानी से टूट जाता है, व्हिच ब्रेक सडनली, जो सडनली ब्रेक कर जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डी एंड ई पॉइंट बहुत नियर होते हैं, आर वेरी नियर, वो बहुत ही पास होते हैं। जस्ट उल्टा होता है इस ग्राफ का। ये ऐसा हुआ, ये जो पॉइंट हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, और ए बी सी ऐसे होते हैं। मतलब डी और ई टू क्लोज होते हैं, वेरी, डी एंड ई वेरी क्लोज। ये होता है ब्रिटिल मटेरियल। वही तो होता है कि ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकता है, तुम थोड़ा सा भी ये कर लो तो वो टूट जाएगा। क्लियर? यस सर। और एक होता है आपका इलास्टोमर। इलास्टोमर एक मटेरियल है। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो मतलब y प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। ओके, तो बेसिकली इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, जब तुम्हारा ये प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर वाला होता है तो ये पैराबोला है। तो ये एक ग्राफ अगर ऐसा दिया है तो वो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि दिस इज ए इलास्टोमर ग्राफ, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ और इलास्टोमर। ओके, और एक होता है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर में क्या होता है कि एक होता है आपका नेचुरल रबर। ये क्या होता है कि डू नॉट रिट्रेस ओरिजिनल पाथ। डू नॉट रिट्रेस ओरिजिनल पाथ मतलब आपको स्ट्रेच कर लोगे, वो ओरिजिनल पाथ को, जब ओरिजिनल पोजीशन को आएगा लेकिन एक दूसरा रास्ता देके। वो क्या होता है कि बट देर इज ए, वहां पे क्या होता है कि बट देर इज नो परमानेंट स्ट्रेन। परमानेंट स्ट्रेन नहीं होता है, वो वापस आ रहा है उसी जगह पे लेकिन रास्ता अलग करके आ रहा है। देखो, बट रिटर्न बैक कंप्लीटली, वो कंप्लीटली आता है लेकिन उसी रास्ते में नहीं आता है जिस रास्ते में गया था। मतलब क्या है कि देखो, तुम बोलते हो कि जब स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ करते हो, तुमने कहा कि ये इसी पॉइंट पे गया है इसका ग्राफ। ओके, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। जब उसको वहां से तुम बी पॉइंट से छोड़ दिए, वो वापस आएगा लेकिन वापस इसी रास्ते में नहीं आता है, वो थोड़ा सा एक डिफरेंट पाथ फॉलो करके यहाँ तक आता है। तो क्या हुआ, ओरिजिनल पोजीशन को तो आया है लेकिन डिफरेंट पाथ लेके। तो ये जो पाथ हुआ, ये जो होता है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी लॉस। यहाँ पे जो एनर्जी लॉस हुआ है, वो एनर्जी लॉस प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ साइकिल। ये जो साइक्लिक करके आया है, इस रास्ते गया है, इस रास्ते आया है, ये जो एरिया होता है साइकिल का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना लॉस हुआ है। ओके, ये होता है आपका नेचुरल रबर के लिए। क्लियर? यस सर। ओके, आपको क्वेश्चन ऐसा है कि दो ग्राफ दिए हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन,
ये ए मटेरियल का है, ये बी मटेरियल का है, दोनों का ग्राफ कुछ इस तरह है। ओके, तो बोल रहा है कि इसका ज्यादा वाई है, which has greater y, ओके, और डॉक्टाइल और ब्रिटिल कौन सा है, डॉक्टाइल और ब्रिटिल कौन सा है। देखो पहला चीज तो आपके दिमाग में चलना चाहिए, तो कौन सा ज्यादा है, यहाँ पे इमेजिनरी होता है डी और ई, और इसका डी और ई देखिए बहुत पास है, यहाँ पे टू क्लोज, यहाँ पे फार। ओके, इसके कंपैरिजन से तो इसका मतलब क्या है, तो ये बी क्या हो जाएगा आपका, ये ब्रिटिल हो जाएगा, ये ब्रिटिल होगा, हाँ या नहीं, यस सर। और ये हो जाएगा आपका डॉक्टाइल। अब यंग्स मॉडुलस कैसे निकालते हैं, देखो यंग्स मॉडुलस मतलब y निकालना है हमें, y का वैल्यू होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ओके, तो इस ग्राफ का स्ट्रेस बाय स्ट्रेन मतलब स्लोप, जिसका स्लोप ज्यादा दैट इंप्लाइज y ज्यादा। देखो किसका स्लोप ज्यादा होगा, देखो यहाँ पे तो दोनों का मैक्सिमम पॉइंट तो वही ऑलमोस्ट सेम जैसा है। ओके, तो क्या होगा कि ए का स्लोप ज्यादा होगा, क्योंकि देखो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, टेंजेंट जब ड्रॉ करोगे तो एक पर्टिकुलर y बाई एक्स एक्सिस करोगे तो a का ज्यादा है, तो यंग्स ऑफ स्लोप ऑफ a ग्रेटर देन स्लोप ऑफ b, तो इसका मतलब y ऑफ a इज ग्रेटर देन y ऑफ b, हाँ या नहीं। ओके क्लियर। सर जो ए का स्लोप ज्यादा स्लोप होगा वो कैसे करते हो, हाँ ए तो कैसे हुआ कि टेंजेंट ड्रॉ करते हो, स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई एक्सिस बाई चेंज इन एक्स एक्सिस। देखो ये वाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ है, एक्स एक्सिस यहाँ से यहाँ है, लेकिन यहाँ पे देखो वाई एक्सिस में ऐसा है, तो एक्स एक्सिस ये उसका छोटा है, वाई उसका छोटा है यहाँ पे। ओके, तो ये तो चेंज इन वाई एक्सिस इसका छोटा हो गया इसके कंपेरिजन से, तो स्लोप किसका बड़ा होगा। जी सर। जी सर। ओके, अब और एक क्वेश्चन है, ओके वही तो क्वेश्चन है। अब देखते हैं आपका पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। पॉइजन्स रेशियो क्या कहा उन्होंने, देखो आपके पास एक लेंथ था, ऐसे एक रॉड जैसा था। ओके, रॉड को क्या किया तुमने, पहले इसका डायमीटर डी होता था। ओके, अब क्या हुआ कि उसका लेंथ बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया तो ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा होता है, ये छोटा हुआ और ये बढ़ गया, तो ये जो डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा, अब देखो ये जो चेंज हुआ, ये इसको मैं डेल्टा डी बोलता हूँ, तो ये बाकी रिमेनिंग क्या है, डी माइनस डेल्टा डी, डी क्या है उसका डायमीटर। ओके, तो डेल्टा डी यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव, क्योंकि वो स्क्वीज हो रहा है, तो इसीलिए जो पॉइजन्स रेशियो होता है वो सिग्मा सी बोलते हैं उसे। पॉइजन्स रेशियो वो होता है lateral strain by longitudinal strain, lateral strain by longitudinal strain। ओके, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मान लो ये लेंथ मेरा एल था। ओके, अब लेंथ एक्स्ट्रा कितना हुआ है, डेल्टा एल, तो ये लैटरल स्ट्रेन क्या है, लैटरल मतलब लैटरल एक्सिस, ये डायमीटर जितना चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है वो नेगेटिव आएगा, डेल्टा डी बाई ओरिजिनल डायमीटर बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल। दिस इज योर नोन एज पॉइजन्स रेशियो। क्लियर। यस सर। क्लियर हुआ।
Yes, sir. अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, the increase in length on stretching where is 0.05% if its Poisson's ratio is 0.4, then its diameter reduced by 0.02%, reduced by 0.1%, increased by 0.02%, decreased by 0.4%. क्या होता है कि देखो, द इंक्रीज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल बाई एल का परसेंटेज दिया है 0.05%, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एल बाई एल इज 0.05 बाई 100, दैट कैन बी, और पॉइजन्स रेशियो दिया है कितना 0.4. पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा डी बाई डेल्टा एल बाई एल. तो डेल्टा डी बाई डी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, सिग्मा पी इंटू डेल्टा एल बाई एल. तो 0.4 इंटू 0.05 बाई 100, तो ये हो जाएगा आपका, परसेंटेज में अगर करोगे तो 100 मल्टीप्लाई कर लोगे, 100 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 0.5 सिर्फ, तो परसेंटेज हो जाएगा 0.02%. तो ये क्या हो रहा है, नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो रिड्यूस्ड बाय 0.02% इज द आंसर. क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ से आपका पूरा इलास्टिसिटी खत्म होता है. प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भेज दूंगा आपको, इसके ऊपर आप उसको ट्राई करना. ओके, सारा मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस किए हूँ, बस उसी को कॉन्सेप्ट लगा के वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. मैं आपको भेज दूंगा, वो आप कंटिन्यू करिए. ओके Yes, sir. ओके, थैंक यू. Thank you, sir. क्यों सर? Thank you, sir. Thank you, sir. ओके.